रात होने को थी और जमींदार ठंड से कांपता हुआ घने जंगलों से गुजरता हुआ जल्दी जल्दी अपने घर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सुनहरा चिराग दिखाई देता है। ये चिराग तो वही है जिसके बारे में गांव के बूढ़े आदमी बात करते हैं। अब तक मैंने सिर्फ इस चिराग के बारे में सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा, राजा से भी ज्यादा अमीर। इस चिराग की मुझे कब से तलाश थी। जमींदार खुश होता हुआ चिराग को उठाकर उसे घिसने लगता है। तभी अचानक चिराग से रोशनी के साथ एक जिन निकलता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। तूने मुझे चिराग से मुक्ति दिलाई है। अब तू इतना अमीर हो जाएगा कि कोई तेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। इस चिराग को उठा और तालाब में फेंक दे और अपने घर चला जा। घर जाकर तू देखेगा कि तेरी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी है। तुम सच कह रहे हो। मैं यही चाहता था कि मैं राजा से भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। मैं अभी इस चिराग को तालाब में फेंककर अपने घर चला जाता हूं। जमींदार चिराग को तालाब में फेंककर खुश होता हुआ अपने घर चला जाता है। घर जाकर जमींदार देखता है कि उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठी रो रही है। अपनी पत्नी को रोता देख जमींदार कहता है, सावित्री, तुमने ये अपना हाल कैसा बना रखा है? तुमने ये भिखारी जैसे फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और ये हमारे घर की हालत कैसी हो गई? पता नहीं अचानक क्या हो गया। हमारे घर की सभी कीमती चीजें गायब हो गई और हमारा घर टूट फूट गया। और तो और जो कपड़े मैंने और बच्चों ने पहन रखे थे वो अपने आप फटे पुराने कपड़ों में बदल गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर एक पल में हमारे साथ ये सब कैसे हो गया। ये तुम क्या कह रही हो सावित्री? मतलब उस जिन ने मुझे अमीर की जगह गरीब बना दिया। उस जिन ने मेरे साथ धोखा किया है। उस चिराग की मदद से मैं अमीर बनना चाहता था, लेकिन मैं तो पूरी तरह से भिखारी बन गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? जमींदार जोर जोर से रोने लगता है। अब तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जिस गांव में जमींदार रहता था, उसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी बिरजू अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। एक दिन कविता बिरजू से कहती है, देखो, अब तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। सुबह शाम तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ रही हो। हमारे पास जो पुराना कंबल है वो जगह जगह से फट रहा है। अब उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई है। जगह जगह से रुई भी बाहर निकल आई है। अब उसमें ठंड बिल्कुल नहीं रुकती। लगता है जैसे कंबल नहीं, बस एक कपड़ा रह गया हो। कल रात ठंड की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई। आज कैसे भी करके एक नया कंबल ले आओ, वरना हम ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर बिरजू मायूस हो गया और कहने लगा, सावित्री, तुम अच्छी तरह से जानती हो, इस समय हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। फिर मैं कंबल कहाँ से लाऊं? कई दिन हो गए, ठंड की वजह से कहीं भी काम नहीं मिल रहा। सारा दिन धक्के खाकर घर लौट आता हूँ और कंबल 1-2 रुपए में आएगा नहीं। कंबल के लिए कम से कम 20 रुपए चाहिए और मुझे एक दिन की मजदूरी के मुश्किल से 5 ही मिल पाते हैं, जिसमें घर का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है। मेरे पास ये 10 रुपए हैं। ये मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं। अगर आज तुम्हें मजदूरी मिल जाए तो इन 10 रुपयों को डालकर एक कंबल लेते आना। हम आज भूखे रह लेंगे, लेकिन कंबल आना जरूरी है। बिरजू अपनी पत्नी से 10 रुपए लेकर काम की तलाश में निकल जाता है। गांव से शहर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था, जिस पर उसी जिन का बसेरा था, जिसको जमींदार ने चिराग से निकाला था। उस जिन का नाम समसा था। कोई भी जंगल के उस रास्ते से होकर नहीं जा पाता था जिस रास्ते पर वो बरगद का पेड़ था। लेकिन बिरजू को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो रोज उसी रास्ते से होकर जाता था। उसे कभी पेड़ पर जिन नहीं मिलता।
समसा रोज बिरजू को आते जाते देखता था, लेकिन उससे कुछ कहता नहीं था, जबकि दूसरे इंसानों को बहुत परेशान करता था। एक दिन समसा बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसने बिरजू को देखा तो वो बिरजू के सामने जाकर खड़ा हो गया। समसा को देखकर बिरजू डर से कांपने लगा। बिरजू, तुम बहुत समय से इस रास्ते से आते जाते हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा, मगर आज मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? आसपास के सभी गांव में हर कोई मुझसे डरता है, केवल तुम्हें छोड़कर। तुम ही ऐसे इंसान हो जिसे मेरा जरा भी खौफ नहीं है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मारकर मुझे खुशी मिलेगी। देखो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मेरी एक पत्नी है और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका मैं अकेला ही सहारा हूँ। तुम्हारे गरीब होने से और तुम्हारे बीवी बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, भगवान के लिए मुझे मत मारो। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे कंबल लाने का वादा किया था। मेरी पत्नी बगैर कंबल के पूरी रात ठंड से कांपती रहती है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज से तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना होगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखूंगा, अन्य किसी और को नहीं। याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी गरीबी की वजह से तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। और एक बात याद रखना, कभी भी मेरे बारे में किसी को बताना मत, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो उसी दिन मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तुम पर जरा भी रहम नहीं करूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं कभी किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, अपने किसी सगे को भी नहीं। समसा बिरजू के साथ उसके घर चला गया। कुछ दिनों में दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई। धीरे धीरे बिरजू मालदार होता गया। एक महीने में बिरजू गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया, बल्कि आसपास के गांव में भी उससे अमीर कोई नहीं था। हर कोई हैरान था कि इतनी जल्दी बिरजू के पास इतना धन कहां से आया। हर कहीं उसकी मालदारी के चर्चे थे। बिरजू के पड़ोस में कल्लन नाम का एक आदमी रहता था। वो किसी भी तरीके से बिरजू की मालदारी का राज जानना चाहता था। एक दिन कल्लन अपनी पत्नी से कहता है, ये बिरजू एक ही महीने में इतना अमीर हो गया है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। बबीता, तुम बिरजू के घर जाओ और उसकी पत्नी से इसके बारे में मालूम करो कि आखिर उसके पति के पास इतनी जल्दी इतना सारा धन आया कहां से, जो इतना धनवान बन गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक दिन राजा बन बैठेगा और हम ऐसे ही रह जाएंगे। तुम किसी भी तरीके से बिरजू की पत्नी उसके धनवान होने का राज मालूम करो। आप परेशान मत हो, मैं आज ही बिरजू के घर जाऊंगी और उसकी पत्नी से उसके धनवान होने का राज मालूम करने की कोशिश करूंगी। कुछ देर बाद बबीता बिरजू के घर पहुंच जाती है और कविता को अपनी मीठी मीठी बातों से बहकाने लगती है। फिर मौका देखकर वो कविता से कहती है, अब तो आप लोग बहुत धनवान हो गए हो, वो भी एक महीने के अंदर। पूरे गांव में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। बस दीदी, आप लोगों का आशीर्वाद है। वैसे कविता, तुम्हारा पति करता क्या है? हमने तो उसे कभी कुछ करते हुए नहीं देखा। दीदी, उन्हें कुछ करते तो मैंने भी नहीं देखा, और ना ही मैंने उनसे कभी पूछा कि उनके पास इतना धन कहां से आया। अरे, तू तो बड़ी बेवकूफ है, जो कभी अपने पति से उसकी मालदारी का राज नहीं पूछा। आज अपने पति से मालूम कर कि उसके पास इतना धन कहां से आया। अगर वो ना बताए तो समझ लेना
कि जरूर कोई गलत काम कर रहा है, चोरी या लूट मार। बबीता कविता के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरकर चली जाती है। शाम को जब बिरजू घर आता है तो कविता उससे कहती है, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपने मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाई, फिर आपने आज तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है, जबकि आप तो कोई काम धाम भी नहीं करते हो। कविता, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें आज क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आप बस मुझे ये बता दो कि आपके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। मैं आपके जीवन के साथी हूँ, मैं हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी। फिर आपने मुझसे ये क्यों छुपाया? कविता, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे सामने है। गोल गोल बातें मत घुमाओ, मुझे सीधी तरह बता दो, आखिर ये धन कहाँ से आ रहा है। अगर नहीं बताओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कविता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं मजबूर हूँ। अगर आप मुझे नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं आज ही अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में कविता के माता पिता आ जाते हैं। पिताजी, माँ, आप यहाँ यूं अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी, सब ठीक है। हम तो तेरे पति की चर्चा सुनकर आए हैं। आसपास के गांव में ये बात फैली हुई है कि कल तक जिस बिरजू के घर रोटी भी नहीं सिकती थी, आज वो बहुत धनवान बन गया है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता। ये मुझे कुछ बताते ही नहीं। मैं तो आज आपके पास ही आने वाली थी, क्योंकि ये मुझे अपनी कोई बात नहीं बताते, हर बात छुपाते हैं। इसलिए अब मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम अपनी पत्नी से अपना राज क्यों छुपा रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तुम बताना नहीं चाहते? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं करने लगे हो जिसकी वजह से तुम्हारे पास इतना धन आ रहा है? अपने ससुर की बात सुनकर बिरजू गुस्से में आ गया और कहने लगा, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इस दुनिया में ना रहूं? अगर मैंने अपने धनवान का राज तुम्हें बता दिया तो बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी और मैं फिर से पहले की तरह गरीब हो जाऊंगा। बिरजू की बात सुनकर सभी सोचने लगे कि बिरजू अपने राज को छुपाने के लिए ऐसी बात कर रहा है। एक दिन बबीता अपने पति से बोलती है, मैं तो कविता से पूछ कर थक चुकी हूँ, लेकिन वो अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताती। वो तो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पति के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। अब बात ऐसे नहीं बनेगी। मुझे राजा को बिरजू की मालदारी का राज बताना ही होगा। अब महाराज ही उससे मालूम करेंगे कि आखिर वो इतना धन लाता कहाँ से है। तुम ठीक कहते हो, तुम आज ही महाराज के पास जाओ और बिरजू के बारे में सब कुछ बता डालो। कल्लन राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से कहने लगता है, महाराज की जय हो। महाराज, एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। हमारे गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता है। अभी कुछ दिन पहले वो बहुत ही गरीब था, लेकिन अचानक ना जाने उसके हाथ कौन सा खजाना लग गया है, जिसकी वजह से वो बहुत धनवान हो गया है। आसपास के गांव में उसकी अमीरी की बहुत चर्चा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो महाराज वो राजा बन बैठेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो राजा बन जाए। मैंने भी उसके बारे में लोगों से बहुत सुना है। कल मंत्री जी भी मुझे उसके बारे में बता रहे थे कि बिरजू नाम का एक गरीब किसान अचानक धनवान कैसे बन गया। अब हमें उसके धनवान बनने का राज जानना ही होगा। अगर हमें उसका राज मालूम हो गया तो हम अपने खजाने को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सिपाहियों, इसी समय बिरजू को पकड़ कर लाओ और हमारे सामने पेश करो। राजा के कहने पर सिपाही बिरजू के घर पहुंच जाते हैं। अपने घर पर सिपाहियों को देखकर बिरजू घबरा जाता है। बिरजू, चलो हमारे साथ, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलाया है। आप मुझे दरबार में क्यों ले जा रहे हो? आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिसकी वजह से मुझे दरबार में ले जाया जा रहा है? हम कुछ नहीं जानते। महाराज का आदेश है कि तुम्हें उनके सामने पेश किया जाए। अपना अपराध तुम महाराज से ही मालूम करना। सैनिक बिरजू को राजा के सामने हाजिर कर देता है। बिरजू राजा को प्रणाम करता है और राजा से कहने लगता है, महाराज, मुझसे आखिर ऐसा क्या अपराध हुआ है जो आपने मुझे दरबार में बुलाया है? अगर मुझसे भूल चूक में कोई गलती हो गई हो
तो मुझे माफ कर दो। मुझे पता चला है कि तुम कुछ दिन पहले एक बहुत ही गरीब मजदूर थे, लेकिन अचानक तुम्हारे पास कहीं से बहुत सारा धन आया और तुम्हारी गिनती गांव के सबसे अमीर लोगों में होने लगी। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ बिरजू? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर बिरजू सोच में पड़ गया और वो सोचने लगा। अगर मैंने महाराज को अपने धनवान होने का राज बता दिया तो वो जिन मेरी जान ले लेगा। मैंने उससे वादा किया है कि मैं अपने धनवान होने के बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। क्या हुआ बिरजू, तुम किस सोच में पड़ गए? महाराज, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने धनवान होने के बारे में कुछ नहीं बता सकता। चाहे इसके लिए आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए। बिरजू की बात सुनकर राजा सोचने लगा। इसे तो सजा का भी कोई खौफ नहीं है। अगर मैंने इसे सजा दे दी तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि आखिर ये धनवान कैसे बना। क्यों ना मैं इसे कोई लालच दूं जिससे ये मुझे वो राज बता दे। इतना सोचकर राजा बिरजू से कहता है। बिरजू, अगर तुम मुझे अपने राज के बारे में नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। लेकिन याद रखना, इस समय चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, बेशक तुम इस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हैसियत गांव के एक मजदूर की ही है। सिर्फ धनवान होने से कुछ नहीं होता, धन के साथ शक्ति का होना भी जरूरी है। अगर धन के साथ शक्ति भी मिल जाए तो मनुष्य बहुत ताकतवर हो जाता है। तुम्हारे पास धन तो है लेकिन शक्ति नहीं। अगर तुम चाहो तो वो शक्ति मैं तुम्हें दे सकता हूँ। महाराज, आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। बिरजू, यदि तुम मुझे अपने धनवान होने का राज बता दो तो मैं तुम्हें अपना सबसे खास मंत्री बना दूंगा। और तुम तो जानते ही हो कि मंत्री होने का क्या मतलब होता है। सोचो जरा, पूरे राज्य में तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। जब भी तुम कहीं जाओगे तो बड़े बड़े अमीर सेठ व्यापारी तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। गांव के लोग तो तुम्हें देवता समान पूजेंगे। तुम्हारा एक इशारा होगा और सारा राज्य तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा करेगा। क्या तुम नहीं चाहते बिरजू कि इस राज्य में तुम्हारा रुतबा सबसे ऊंचा हो और तुम्हारा नाम मेरी तरह आदर और गर्व से लिया जाए? राजा की मीठी मीठी बातें सुनकर बिरजू उसकी बातों में आ गया। मैं उस राज के बारे में आपको बताने के लिए तैयार हूँ जिसकी वजह से मैं इतना धनवान बना हूँ, लेकिन ये राज मैं आपको अकेले में बताऊंगा। राजा बिरजू को अकेले में ले जाता है। बताओ बिरजू, क्या राज है वो? महाराज, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे अपना सबसे खास मंत्री बनाओगे, इसीलिए मैं आपको अपने धनवान होने का राज बता रहा हूँ। बिरजू, तुम परेशान मत हो, मैंने जो वादा किया है वो पूरा होगा। तुम बेफिक्र होकर अपना राज बताओ। महाराज, मैं जो कुछ भी हूँ वो समसा जिन की वजह से हूँ, उसी ने मुझे धनवान बनाया है। बिरजू ने मंत्री बनने के लालच में आकर राजा को समसा जिन के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर बिरजू अपने घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि समसा उसके घर से जा चुका था। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है जो समसा के बारे में राजा को बता दिया। समसा गुस्से में मेरे घर से भी चला गया। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। बिरजू अपने आप को बहुत कोस रहा था। फिर वो बरगद के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही समसा बिरजू को देखता है तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। समसा, मैं तुमसे ही मिलने आया था। मैंने ना चाहते हुए भी राजा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। बिरजू, तू बहुत बड़ा धोखेबाज और झूठा है। मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे तुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। समसा, मैंने गलती की है और मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हम लोग बहुत लंबे समय तक मित्र रहे हैं और मैं कभी अपने मित्र को नहीं मारता, लेकिन मुझे तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें दंड तो देना ही होगा। समसा ने एक मोटे से डंडे से बिरजू की पीठ पर इतनी बार मारा कि बिरजू की कमर एक बूढ़े व्यक्ति की तरह झुक गई। बिरजू,
यही तुम्हारी गलती की सजा थी। अब तुम अपने घर जा सकते हो। बिरजू अपनी झुकी हुई कमर को लेकर चुपचाप अपने घर चला गया। घर जाकर उसने देखा कि उसका घर पहले की तरह एक झोपड़ी बन गया है और जिन ने जो जो उसे दिया था वो सब कुछ गायब हो गया है। जब उसकी पत्नी ने बिरजू को एक बुजुर्ग की तरह हाथ में डंडा लिए झुके हुए आते देखा तो उसके होश उड़ गए। ये क्या हो गया आपको? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? बिरजू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। बिरजू की बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, जब आपने हमें ही उस जिन के बारे में नहीं बताया था तो फिर अपने राजा को क्यों बताया? अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा और आपकी हालत भी ऐसी हो गई कि आप मजदूरी भी नहीं कर सकते हो। ऐसे में घर का गुजारा कैसे होगा? तुम परेशान मत हो कविता, भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ तो आपने खुद बर्बाद किया है। मैं अपने घर जा रही हूँ। अब मैं आपके साथ आपकी ऐसी हालत में नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो कविता? तुम इस मुश्किल समय में मेरा साथ कैसे छोड़ सकती हो? बिरजू कविता को बहुत समझाता है, लेकिन कविता उसकी एक नहीं सुनती और अपने घर चली जाती है। बेचारा बिरजू अकेला ही रह जाता है। कुछ समय इसी तरह बीत जाते हैं। चिंता और गम की वजह से बिरजू समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। बिरजू का अपने गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला जाता है। जीने के लिए भीख मांगने लगता है। एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी और बिरजू के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो कांपता कांपता गांव में कुछ खाने के लिए मांगने निकल जाता है, लेकिन गांव में जाकर वो देखता है कि सभी के घर के दरवाजे बंद थे। ठंड की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी बिरजू को एक घर से खाना बनने की महक आती है। बिरजू उस घर का गेट खटखटाने लगता है। घर के अंदर से एक महिला आती है और बिरजू से कहती है, क्या बात है, क्यों इतनी ठंड में दरवाजा पीट रहे हो? बेटी, मैं सुबह से भूखा हूँ। तुम्हारे घर से खाना बनने की महक आ रही थी तो इसीलिए चला आया। बेटी, अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। ए बुड्ढे, पागल हो गया है क्या? ये खाना क्या मैं तेरे लिए बना रही हूँ जो तुझे दे दूँ? ये खाना मैं अपने पति के लिए बना रही हूँ। चल जा यहाँ से। बड़ा आया खाना मांगने, जा किसी और के घर खाना मांग। इतना कहकर वो महिला अपने घर का दरवाजा लगा लेती है और अंदर चली जाती है। महिला का इस तरह का व्यवहार देखकर बिरजू की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो एक जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंड और भूख की वजह से बिरजू की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी एक भले आदमी की नजर बिरजू पर पड़ती है। उसे बिरजू पर बहुत तरस आता है। अरे बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बिरजू उस आदमी की तरफ देखता है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहता। बाबा, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वो आदमी बिरजू को अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर वो बिरजू की ठंड दूर करने के लिए आग जलाता है और उसकी पत्नी बिरजू के लिए खाना बनाती है। फिर वो आदमी बिरजू को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद बिरजू के शरीर में जान आती है। बेटा, तुम बहुत भले इंसान हो जो तुमने मुझे खाना खिलाया। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। मेरी दुआ है कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। बाबा, आप उस पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे? क्या आपका कोई घर नहीं है? उस आदमी के पूछने पर बिरजू उसे सारी बात बता देता है और फिर उससे कहता है, बेटा, याद रखना, जीवन में कभी भी लालच मत करना। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसे उसने मुझे कर दिया। हमेशा मेहनत से धन कमाने की सोचना, क्योंकि जो धन बिना मेहनत के कमाया जाता है वो एक ना एक दिन जरूर नष्ट हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ईमानदारी और मेहनत से धन कमाए, क्योंकि बिना मेहनत के कमाया गया धन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।
बाबा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। मेरी दुआएं हैं कि तू अपने जीवन में बहुत तरक्की करे। इतना कहकर बिरजू उस भले आदमी के घर से चला जाता है और वो भला आदमी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बिरजू को देखता ही रहता है।